स्वागत है। आज हम एक थोड़े गंभीर लेकिन बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत में घरेलू हिंसा कानून और उनका जो कथित दुरुपयोग होता है, मतलब झूठे मामलों से कैसे बचा जाए, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। हमारे पास ग्वालियर बेंच के वकील अभिषेक जाट का एक लेख है, हम उसी पर आज बात करेंगे। जी बिल्कुल। और ये विषय है भी अहम, क्योंकि ये कानून जैसे घरेलू हिंसा एक्ट 2005 जो सिविल लॉ है, हाँ। और आईपीसी का सेक्शन 498A जो क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का क्रिमिनल कानून है। हाँ, ये बनाए तो गए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। सही बात है। पर आज हम लेख के नजरिए से देख रहे हैं कि जब इन कानूनों के मिसयूज या दुरुपयोग के आरोप लगते हैं तो फिर बचाव के क्या रास्ते हैं। बिल्कुल। और लेख यही कहता है कि हाल के सालों में कुछ राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश का जिक्र है, ऐसे मामले बड़े हैं जहां पुरुषों और उनके परिवारों को लगता है कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। तो एक बहुत ही मुश्किल स्थिति बन जाती है। तो अगर किसी को लगता है कि वो ऐसे किसी झूठे मामले में फंस गया है, तो पहला कदम क्या हो? क्या सिर्फ बचाव ही करना है या कुछ और भी मुमकिन है? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कि घबराएं नहीं, शांति बनाए रखें और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू करें। सबूत? जैसे कि? हाँ, सबूत मतलब कुछ भी हो सकता है आजकल। आपके मैसेज, ईमेल, कोई कॉल रिकॉर्डिंग अगर है, सीसीटीवी फुटेज बहुत अहम हो सकता है, गवाहों के बयान। अच्छा। आजकल तो डिजिटल दुनिया है, तो हर बातचीत कहीं ना कहीं एक सबूत बन सकती है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही बात है। और हाँ, एक अनुभवी वकील की मदद लेना बहुत जरूरी है। कोई ऐसा वकील जिन्हें ऐसे मामलों की बारीकियां पता हों। ठीक है, तो सबूत जुटाना और वकील करना, इसके अलावा क्या कोई जवाबी कार्रवाई या काउंटर एक्शन भी लिया जा सकता है? जी हाँ, लेख में इसके कई विकल्प बताए गए हैं। अगर लगता है कि आरोप बिल्कुल ही झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, तो झूठे आरोप लगाने वाले के खिलाफ मानहानि डेफेमेशन का केस कर सकते हैं, आईपीसी 499-500 के तहत। अच्छा, मानहानि का केस। हाँ, और अगर पुलिस या कोर्ट को जानबूझकर गलत जानकारी दी गई है तो उसके लिए भी आईपीसी की धारा 182 के तहत शिकायत हो सकती है। और अगर मान लीजिए कोर्ट में झूठे सबूत पेश किए जाते हैं तो उसके लिए भी प्रोविजन है। सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्रवाई की मांग की जा सकती है। और अगर केस में शुरू से ही दम न लगे तो, सबूत ही ना हो? बिल्कुल। अगर ऐसा लगता है कि आरोपों में कोई खास सबूत नहीं है तो सीआरपीसी की धारा 227 के तहत डिस्चार्ज के लिए, मामले से बरी करने के लिए अर्जी दी जा सकती है। काफी सारे रास्ते हैं ये तो। हाँ, और भी है। जैसे मैजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत शिकायत की जा सकती है कि पत्नी ने झूठा केस दर्ज कराया है। अच्छा। अगर आपको शक है कि ये सब एक साजिश के तहत हो रहा है तो आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश, वो भी लग सकती है। और वो मलिशियस प्रोसिक्यूशन का क्या मामला है? हाँ, वो भी एक रास्ता है। अगर आपको गलत इरादे से मुकदमे में फंसाया गया, जिससे आपको परेशानी हुई, बदनामी हुई, खर्चा हुआ, तो आप हर्जाना वसूलने के लिए मलिशियस प्रोसिक्यूशन का सिविल केस दायर कर सकते हैं। तो कानूनी तौर पे तो कई सारे विकल्प मौजूद हैं। एक सवाल और, क्या अदालतें कोर्ट्स इस प्रॉब्लम को, इस कथित दुरुपयोग को पहचान रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है। कोर्ट्स ने इस ट्रेंड को नोटिस किया है। सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट्स के कई फैसले हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं। कोई खास फैसला बताना चाहेंगी? जरूर। एक तो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस, ये बहुत लैंडमार्क है। हाँ, सुना है इसके बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 498A जैसे मामलों में जहां सजा 7 साल से कम है, वहां बिना पूरी जांच पड़ताल के एकदम से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। रूटीन गिरफ्तारी पर रोक लगाई। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात होगी कई लोगों के लिए। जी। फिर एक प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2010 का मामला था। उसमें भी कोर्ट ने माना कि हाँ, 498A का दुरुपयोग बढ़ रहा है। और वो एक टिप्पणी की शायद लीगल टेररिज्म जैसी। हाँ, वो राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2017 वाले फैसले में कोर्ट ने ये शब्द इस्तेमाल किया था। ये दिखाता है कि कोर्ट्स कितनी चिंतित थीं कि कहीं इन कानूनों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, रिश्तों में खटास आने पर हथियार की तरह।
हालांकि बाद में इस फैसले की कुछ गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ने ही बदलाव किए, लेकिन ये चिंता तो जाहिर हुई थी। और कोई केस? एक और है के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा 2013। इसमें कोर्ट ने माना कि अगर पत्नी पति या उसके परिवार पर झूठा 498A केस लगाती है तो ये अपने आप में मानसिक क्रूरता है और ये तलाक का एक आधार बन सकता है। अच्छा, तो मतलब झूठा केस लगाना ही क्रूरता माना जा सकता है? जी, कोर्ट के अनुसार। तो ये सब दिखाता है कि न्यायपालिका इस मुद्दे की गंभीरता को समझ रही है। सही है। अच्छा, लेख में बचाव के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सुझाव भी थे? हाँ, कुछ बुनियादी मगर बहुत काम की बातें बताई गई हैं, जैसे हर तरह की बातचीत का रिकॉर्ड रखना। आजकल व्हाट्सएप चैट, ईमेल, अगर कॉल रिकॉर्डिंग मुमकिन और कानूनी हो तो वो भी सब संभाल कर रखें। ये तो जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों को गवाह के तौर पर तैयार रखना, मतलब उन्हें पूरी स्थिति पता हो। और सबसे जरूरी, ये पूरी प्रक्रिया बहुत तनाव वाली हो सकती है, तो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना। जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना। ये बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल। और आखिर में कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ जाना, सारे तथ्य, सारे सबूत लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखना। इसके अलावा मध्यस्थता या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रिश्ते सुधारने की कोशिश, धारा 9 या तलाक, धारा 13 जैसे विकल्प तो हैं ही। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मुख्य बात यह है कि अगर कोई ऐसी स्थिति में है जहां उसे लगता है कि उस पर झूठे घरेलू हिंसा के आरोप लगे हैं, तो घबराने की जगह कानूनी विकल्पों का ठीक से समझना और उनका इस्तेमाल करना जरूरी है। बिल्कुल सही। सबूत जुटाना, सही कानूनी सलाह लेना और जरूरत पड़ने पर काउंटर एक्शन लेना, ये सब मुमकिन है। और जैसा हमने देखा, अदालतें भी अब इस कानून के दुरुपयोग वाले पहलू पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। वो निर्दोषों को राहत देने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये सच है कि PWDA में पुरुषों के लिए सीधा कोई बचाव का प्रावधान नहीं है, लेकिन झूठे आरोपों के खिलाफ ये सारे कानूनी उपाय तो उपलब्ध हैं ही। ये जानकारी यकीनन उन लोगों के लिए बहुत काम की हो सकती है जो ऐसी मुश्किल, उलझी हुई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हाँ, और जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। समाज के तौर पर ये सोचना जरूरी है, एक तरफ महिलाओं को हिंसा से बचाना है, जो कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। पर दूसरी तरफ ये भी देखना है कि इन अच्छे कानूनों का कोई गलत फायदा ना उठाए, ताकि संतुलन बना रहे, किसी निर्दोष को अन्याय न झेलना पड़े। ये संतुलन कैसे साधा जाए, इस पर शायद हमें और सोचने की जरूरत है।